India Legal presents Courts Roundup. वकीलों के एक निकाय और एक कानूनी पत्रकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के हालिया फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके चलते उच्च न्यायालय द्वारा वर्चुअल अदालतों के कामकाज को समाप्त कर दिया गया और न्यायालय पूर्ण शारीरिक तौर पर कामकाज कर वापस आ गया। याचिका एक निकाय ऑल इंडिया जस्टिस एसोसिएशन, जिसमें देश भर में 5000 से अधिक वकील शामिल हैं, और लाइव लॉ से जुड़े एक कानूनी पत्रकार स्पर्श उपाध्याय द्वारा दायर की गई। महत्वपूर्ण रूप से याचिका में भारत के संविधान के भाग 4 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार के रूप में वकीलों, मुवक्किल और पत्रकारों द्वारा वर्चुअल अदालतों तक पहुंच की घोषणा की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय का निर्णय भारत में वर्चुअल अदालतों के लिए मौत की घंटी है। याचिका में देश के 3 उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय को भी शामिल किया गया, जिसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय के एसओपी वर्चुअल सुनवाई की अनुमति देते हैं, लेकिन कई न्यायालय वकीलों को उनके द्वारा अपनाए गए हाइब्रिड मॉडल में वर्चुअल मोड के माध्यम से अपने मामलों में भाग लेने के लिए वर्चुअल रूप से ज्वाइनिंग क्लिक प्रदान न करके केवल शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए मजबूर और जबरदस्ती कर रहे हैं। याचिका में यह भी दलील दी गई कि संवैधानिक न्यायालयों में कोविड-19 महामारी के बाद संपूर्ण वर्चुअल अदालत के बुनियादी ढांचे की शुरुआत के बाद वर्चुअल मोड के माध्यम से मामलों के संचालन की सुविधा तक पहुंच से इनकार करना भारत के संविधान के 21(1) के साथ पठित अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों से इनकार के समान है। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने सोमवार को टिप्पणी की कि वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के संबंध में कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति में समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि वो शीर्ष अदालत की 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष 2 सप्ताह के भीतर वकीलों के वरिष्ठ पद से संबंधित मामले को सूचीबद्ध करेंगे। उन्होंने कहा, मैं इस पर गौर कर रहा हूं। कुछ उच्च न्यायालयों में वरिष्ठ पद के संबंध में समस्याएं हैं। हम 3 न्यायाधीशों की पीठ का भी गठन करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम पर इंदिरा जयसिंह नाम बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 2017 के अपने फैसले में शीर्ष अदालत द्वारा जारी दिशा निर्देशों के उच्च न्यायालय द्वारा पालन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका का उल्लेख करने के बाद ये टिप्पणी की थी। जयसिंह ने अपनी याचिका में स्पष्टीकरण मांगा कि क्या प्रत्येक संभावित वरिष्ठ पद पर गुप्त मतदान द्वारा मतदान मनमाना, भेदभावपूर्ण और 2017 के फैसले में निर्देशों का उल्लंघन है। जयसिंह के 2017 के मामले में दायर आवेदन में कहा गया है कि दिल्ली और पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालयों में 2017 के फैसले के विपरीत वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया है। संबंधित उच्च न्यायालय के वरिष्ठ पदनाम नियमों के तहत गठित समिति द्वारा एक उम्मीदवार को अंक दिए जाने के बाद भी प्रत्येक उम्मीदवार को पूर्ण न्यायालय द्वारा वोट देने के लिए रखा गया था। नतीजतन उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए अपेक्षित कट ऑफ अंक प्राप्त करने वालों को भी वोटों की आवश्यक संख्या प्राप्त नहीं करने के लिए नामित नहीं हो सके। ये मुद्दा लंबे समय से लंबित है, जयसिंह ने अदालत को बताया। सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन ऑफ डीएनबी डॉक्टर्स द्वारा डीएनबी उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए शुल्क पर 18% जीएसटी लगाने के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड या डीएनबी एक पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री है जो 3 साल के रेजिडेंसी के पूरा होने के बाद भारत में विशेष डॉक्टरों को प्रदान की जाने वाली एमडी एमएस डिग्री के समान है। डीएनबी पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं और उम्मीदवारों को उनके स्नातकोत्तर निवास के सफल समापन पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एनपीई नई दिल्ली द्वारा डिग्री प्रदान की जाती है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता एएनएस
नाडकर्णी द्वारा की गई निम्नलिखित प्रस्तुतियों पर ध्यान देते हुए याचिका पर नोटिस जारी किया। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के तहत आयोजित डीएनबी पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों द्वारा देय पाठ्यक्रम शुल्क पर 18% जीएसटी लगाई जा रही है। 1.25 लाख का शुल्क, जो कि 15 फरवरी 2021 के स्पष्टीकरण के आधार पर 3 अप्रैल 2019 को बढ़ाया गया था। सुनवाई के दौरान नाडकर्णी ने प्रस्तुत किया कि भले ही बोर्ड की अधिसूचना में कहा गया है कि शुल्क 5% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, शुल्क 80,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, प्रतिवादी ब्रॉड स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों के लिए डीएनबी परीक्षा आयोजित करता है। मुझे संदेह है कि क्या यह अधिसूचना पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क लेने वाले इन संस्थानों पर लागू होगी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, वैसे भी हमें इस पर विचार करना चाहिए। न्यायमूर्ति शाह ने कहा, उन्होंने शुल्क नहीं बढ़ाया है, ये जीएसटी के कारण 1 लाख से अधिक हो गया है। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर करगरडूमा कोर्ट में सुनवाई हुई। इमाम के वकील ने कहा कि लोकतंत्र में एनआरसी और सीएए के विरोध को राजद्रोह नहीं माना जा सकता। इमाम ने भाषण में हिंसा करने के लिए नहीं कहा था। लोकतंत्र में आलोचना की आजादी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो समाज मर जाएगा। अब सितंबर के पहले हफ्ते में कड़कड़डूमा कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। इमाम ने 2019 में 2 विश्वविद्यालयों में दिए भाषणों से जुड़े मामले में जमानत की अर्जी दी है। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शर्जील इमाम की जमानत पर सुनवाई हुई। कड़कड़डूमा कोर्ट अदालत में दलील दी गई कि संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने पर गिरफ्तार किए गए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शर्जील इमाम पर राजद्रोह का आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उन्होंने भाषण में हिंसा करने के लिए नहीं कहा था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शर्जील इमाम के वकील ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा का कारण हो। इमाम की तरफ से कहा गया कि वो छात्र है, वो किसी बैंड संस्था से नहीं जुड़ा हुआ है, ना तो चार्जशीट में ही उसे किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ बताया गया है। इमाम के वकील ने कहा कि लोकतंत्र में एनआरसी और सीएए के विरोध को राजद्रोह जैसी मान्यता नहीं दी जा सकती है। देश के नागरिक को सरकार के खिलाफ या उसके संसाधनों के बारे में आलोचना या टिप्पणी के जरिए कुछ कहने या लिखने का अधिकार प्राप्त है। इमाम के वकील ने कहा कि लोकतंत्र में आलोचना एक आवश्यकता है। यदि समाज में आलोचना का अंत हो जाएगा तो समाज मर जाएगा। उन्होंने कहा कि विरोध का अधिकार, नाकाबंदी का अधिकार और देश को ठप करने का अधिकार राजद्रोह के समान नहीं है। मीर ने कहा, भाषण में हिंसा करने को नहीं कहा गया, उन्होंने केवल सड़कें अवरुद्ध करने को कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि पूर्वोत्तर को अलग राज्य बनाया जाना चाहिए और स्वतंत्र घोषित करना चाहिए। राजद्रोह ये होता। इमाम ने 2019 में 2 विश्वविद्यालयों में दिए गए भाषणों से जुड़े मामलों में जमानत की अर्जी दी है। उन भाषणों में उन्होंने असम और बाकी के पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश से काटने की कथित तौर पर धमकी दी थी। उन्हें राजद्रोह और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। अब सितंबर के पहले हफ्ते में कड़कड़डूमा कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी भी भाषण को देख रहे हैं तो उसका एक दृष्टिकोण है। इससे भी फर्क पड़ता है कि भाषण सार्वजनिक हाल में या निजी तौर पर दिया जा रहा है। इमाम ने कथित भड़काऊ भाषण 13 दिसंबर 2019 को दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए थे। वो 28 जनवरी 2020 से न्यायिक हिरासत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे पुलिस की उस प्राथमिकी में जांच पर रोक लगा दी जिसमें कराड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या केयूसीबी ने सोनी लिव ऐप पर प्रसारित वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी से बदनाम होने का दावा किया था। जस्टिस एस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और निर्माता अप्लॉज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एफआईआर में खारिज करने की मांग वाली याचिकाओं पर 17 सितंबर तक अंतरिम राहत दी।
एफआईआर 4 जुलाई 2021 को आईपीसी की धारा 500 मानहानि, ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 102, 107 गलत तरीके से ट्रेडमार्क लागू करने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66C और 43B के तहत दर्ज की गई थी। सोनी के खिलाफ अपनी एफआईआर में बैंक ने आरोप लगाया कि वेब सीरीज के तीसरे एपिसोड में पृष्ठभूमि में एक लोगो को प्रदर्शित किया गया जो बैंक के ट्रेडमार्क जैसा दिखता है। इस लोगो के कारण बैंक की वित्तीय, वाणिज्यिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान हो रहा है। याचिकाकर्ताओं ने 3 आधारों पर रोक लगाने की मांग की। ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा जांच नहीं की जा सकती और मानहानि एक गैर संज्ञेय अपराध नहीं है। इसके अलावा प्रतीक गोयल बनाम महाराष्ट्र राज्य में उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए मामले में ट्रेडमार्क अधिनियम लागू नहीं होता है। पूछताछ पर अभियोजन पक्ष ने माना कि एक इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी जांच कर रहा है। अदालत ने तब कहा कि जब तक जांच के उपायों को ठीक नहीं किया जाता तब तक कार्यवाही जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। याचिका में कहा गया कि कंपनी पर गैर संज्ञेय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा के अधीनस्थ न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में एक ब्रिटिश एक्टिविस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को पकड़ने की अदालत की शक्ति खुद को अपमान से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अदालतों को लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने और संयम से कार्रवाई करने के लिए अवमानना शक्तियां सौंपी जाती हैं। अदालत ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करने में उसकी उदारता, जैसे कि मामला कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का संकेत है। इसे किसी दोहराव की आवश्यकता नहीं है कि लाखों लोग अपने जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और इस तरह की अन्य चीजों की रक्षा के लिए न्यायपालिका पर अपनी उम्मीदें टिकाते हैं। पीठ ने टिप्पणियों के साथ महाधिवक्ता की अपेक्षित सहमति प्राप्त करने के बाद गोवा निवासी काशीनाथ शेट्टी द्वारा दायर एक अवमानना याचिका का निपटारा किया। शेट्टी ने गोवा में निचली न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 2C के तहत एक ब्रिटिश नागरिक डेविड क्लेवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसी सामग्री को अवमानना के बजाय अवमानना के साथ सबसे अच्छा माना जाता है। बेंच ने कहा कि न्यायालय का कर्तव्य न्याय के उचित प्रशासन में समुदाय के इस हित की रक्षा करना है और इसलिए इसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सौंपी गई है। इस शक्ति का प्रयोग अपमान या चोट के खिलाफ अदालत की गरिमा की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि इसका प्रयोग केवल संयम के साथ लोगों के अधिकारों की रक्षा और बचाव के लिए किया जाना चाहिए, ताकि न्याय के प्रशासन में विकृत पूर्वाग्रह बाधित या हस्तक्षेप न हो। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39(7) के संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त अधिनियम 26 दिसंबर 2014 बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015 के जरिए अस्तित्व में आया था। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाईजे दस्तूर को नोटिस जारी कर इस संबंध में केंद्र से जवाब मांगा गया। संशोधन के बाद लाभार्थी नॉमिनी की अवधारणा को प्रावधान में शामिल किया गया था, जिसके तहत यदि बीमा पॉलिसी धारक अपने जीवन काल में अपने माता पिता या पति या पत्नी या बच्चों या परिवार के किसी अन्य सदस्य का नामित करता है तो संबंधित नामांकित व्यक्ति बीमाकर्ता को देय राशि का हकदार होगा, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि पॉलिसी धारक नामांकित व्यक्ति को इस प्रकार का कोई लाभकारी टाइटल प्रदान नहीं कर सकता है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता 2015 के संशोधन अधिनियम से व्यथित है, क्योंकि ये बीमा धारक के परिवार के सदस्यों को जिन्हें नॉमिनी के रूप में नामांकित किया गया था उन्हें लाभार्थी मालिक की स्थिति में रखता था। याचिकाकर्ता ने संबंधित बीमा कंपनी को उसे के मृत पति द्वारा ली गई 2 जीवन बीमा पॉलिसियों के एवज में अपनी सास को किसी भी राशि का वितरण करने से रोकने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है। जस्टिस राजशेखर मंथा ने हालांकि कहा कि इस संबंध में कानून की स्थापित स्थिति को देखते हुए याचिकाकर्ता की सास को संबंधित बीमा पॉलिसी की आय का हकदार होना चाहिए। कोर्ट ने बीमा कंपनी को बीमा पॉलिसी की आय को याचिकाकर्ता की सास को आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 10 दिनों की अवधि के भीतर देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र को 6 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। उत्तर यदि कोई हो उसके बाद 4 सप्ताह के भीतर दाखिल करने का आदेश दिया गया।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार रात को पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए गिरफ्तारी को स्पष्ट रूप से अवैध बताते हुए राज्य सतर्कता ब्यूरो की हिरासत से उनको रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की एकल पीठ ने कथित धोखाधड़ी, जालसाजी, भ्रष्टाचार मामले में सतर्कता ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए जाने के 24 घंटे बाद ही उनकी रिहाई का आदेश दिया। एकल पीठ ने रात के दौरान मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी का उल्लंघन है। न्यायालय के महत्वपूर्ण रूप से 11 अक्टूबर 2018 के आदेश ने विशेष रूप से एजेंसियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया था कि यदि उसे गिरफ्तार किया जाना है या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने पर विचार किया गया है तो उसकी गिरफ्तारी से पहले उसे 1 सप्ताह का अग्रिम नोटिस दिया जाएगा ताकि वो अपने लिए उपलब्ध विचारों का सहारा ले सके। कोर्ट ने इसके अलावा 23 सितंबर 2020 के आदेश में सैनी के पूरे सेवा करियर के दौरान सभी मामलों घटनाओं के लिए सुरक्षा बढ़ा दी थी। न्यायालय के समक्ष ये कहा गया कि सैनी की सेवानिवृत्ति के बाद से वो विभिन्न आपराधिक मामलों में उन्हें फंसाने के लिए पंजाब में राज्य सरकार के शासन के निशाने पर है। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में भ्रष्टाचार के एक मामले में पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी को अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी। न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन की खंडपीठ ने कहा क्योंकि उन्हें Z+ सुरक्षा प्राप्त है इसलिए उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार उन्हें 1 सप्ताह के अंदर जांच में शामिल होने के अधीन अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई। आईआईटी गुवाहाटी बलात्कार मामले में एक आरोपी को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। आरोपी आईआईटी गुवाहाटी का छात्र है। कोर्ट ने कहा कि ये देखते हुए कि आरोपी एक प्रतिभाशाली छात्र है और इस नाते वो राज्य की भविष्य की संपत्ति है। न्यायमूर्ति अजीत बोरठाकुर की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया छात्र आरोपी के खिलाफ बलात्कार का अपराध बनाया गया है जिसके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा क्योंकि मामले में जांच पूरी हो गई है और पीड़ित लड़की और आरोपी दोनों की ही आईआईटी गुवाहाटी में टेक्निकल पाठ्यक्रम के प्रतिभाशाली छात्र हैं जो 19 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के युवा हैं, राज्य की भविष्य की संपत्ति हैं, 2 अलग अलग राज्यों से आते हैं। अगर आरोप तय किए गए हैं तो मामले के ट्रायल के हित में आरोपी की हिरासत जारी रखना आवश्यक नहीं है। न्यायालय ने प्राथमिक मेडिकल रिपोर्ट और सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत बयान, चार्जशीट की सामग्री, तथ्य खोज समिति की रिपोर्ट आदि जैसे प्रासंगिक दस्तावेजों के संदर्भ में दोनों पक्षकारों के वकीलों को सुनने के बाद कहा कि आरोपी याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप के रूप में एक स्पष्ट प्रथम दृष्टया मामला है। ये देखते हुए जमानत पर रिहा होने पर आरोपी द्वारा अपने सबूतों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अदालत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक पुलिस बल के जवान को दाढ़ी रखने के लिए अनुच्छेद 25 के तहत कोई मौलिक अधिकार नहीं है। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने एक मोहम्मद फरमान उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया जिन्होंने दावा किया कि वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इसके विपरीत जारी विशिष्ट निर्देश के बावजूद दाढ़ी रखने का उनका मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार की गारंटी देता है, इसलिए अनुशासित बल के सदस्य की दाढ़ी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि वास्तव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत अधिकारों में अंतर्निहित प्रतिबंध है। प्रासंगिक रूप से न्यायालय ने यह भी माना कि पुलिस बल को एक अनुशासित बल होना चाहिए और कानून लागू करने वाली एजेंसीज होने के नाते यह आवश्यक है कि ऐसे बल की धर्मनिरपेक्ष छवि होनी चाहिए जो राष्ट्र एकता को मजबूत करे। फरमान ने हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थी। अपनी पहली रिट याचिका के माध्यम से फरमान ने 26 अक्टूबर 2020 को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा जारी एक परिपत्र को चुनौती दी जिसमें बल के सदस्यों के लिए उचित वर्दी और उचित उपस्थिति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए थे। दूसरी याचिका में पुलिस उप महानिरीक्षक अयोध्या द्वारा पारित 5 नवंबर 2020 के निलंबन आदेश को चुनौती दी गई थी जिसके द्वारा फरमान को विभागीय जांच के विचार में इस कारण से निलंबित कर दिया गया था कि अनुशासित बल का सदस्य होने के बावजूद वो दाढ़ी रखे हुए थे। तो तमाम खबरों के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। India Legal presents Courts Roundup.